जादुई ट्रिक्स या कहें निमोनिक्स को डिकोड करेंगे, जिनसे ये नाम और वर्ष हमेशा के लिए आपके दिमाग में छप जाएंगे। हम ये समझेंगे कि रटने की इस पारंपरिक और उबाऊ पद्धति को हमारा दिमाग कैसे हैक कर सकता है। हाँ, लेकिन उन मनोवैज्ञानिक ट्रिक्स पे जाने से पहले मुझे लगता है इस पुरस्कार का थोड़ा सा ऐतिहासिक संदर्भ समझना आवश्यक है, हाँ हाँ, बिल्कुल। ताकि हम इसकी गंभीरता का अनुमान लगा सकें। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय साहित्य का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। इसकी स्थापना 1961 में साहू शांति प्रसाद जैन जी द्वारा की गई थी। 1961 में? अच्छा। हाँ, और इसके वितरण की शुरुआत 1965 से हुई। इसे आप साहित्य जगत का ऑस्कर मान सकते हैं। मरे वाह, साहित्य का ऑस्कर! और हिंदी साहित्य के लिए ये सच में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर था, जब 1968 में सुमित्रा नंदन पंत जी को उनकी महान रचना चिदंबरा के लिए ये सम्मान मिला। जी बिल्कुल, वो हिंदी के पहले रचनाकार बने जिन्हें ज्ञानपीठ से नवाजा गया। 1968 सुमित्रा नंदन पंत जी और उनकी कृति चिदंबरा। ये एक ऐतिहासिक शुरुआत थी, जिसे हर साहित्य प्रेमी जानता है। हाँ, ये एक बहुत ही मजबूत नींव थी। लेकिन पंत जी के बाद से विजेताओं की एक बहुत लंबी सूची है। बहुत लंबी सूची है, हाँ। और यहीं से असली समस्या शुरू होती है। हमारा दिमाग कहानियों और चरित्रों को तो आसानी से याद रख लेता है, लेकिन जब बात क्रमिक वर्षों, लेखकों के नामों और उनकी विशिष्ट रचनाओं को जोड़ने की आती है, तो दिमाग हार मानने लगता है। हाँ, फिर तो वो बस डेटा का पहाड़ लगने लगता है। बिल्कुल, ये केवल एक सूची नहीं रह जाती, ये डेटा का एक ऐसा पहाड़ बन जाती है जिसे प्रोसेस करना मुश्किल हो जाता है। और इसलिए दोस्तों, हमने आज के इस अध्ययन सत्र को डिजाइन किया है। हम इस डेटा के पहाड़ को तोड़ने के लिए मनोविज्ञान और कुछ बेहद मजेदार ट्रिक्स का सहारा लेंगे। सही कहा। हम देखेंगे कि ये ट्रिक्स हमारे दिमाग के तारों को कैसे जोड़ती हैं। तो बिना किसी देरी के आते हैं 1972 पर। 1972 में रामधारी सिंह दिनकर जी को उनकी प्रसिद्ध रचना उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। हाँ। अब इसे याद रखने की वो जादुई ट्रिक सुनिए दोस्तों। 2 बार राम राम बोलो, सब वश में हो जाएंगे। वश से मतलब उर्वशी। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि हमारा दिमाग तुकबंदी और जाने पहचाने शब्दों के पैटर्न को कितनी तेजी से डिकोड करता है। अच्छा, कैसे? जरा इस ट्रिक की संरचना को देखिए। इसमें राम शब्द से रामधारी सिंह दिनकर का नाम जुड़ गया। हाँ, राम और रामधारी। बिल्कुल। वश शब्द से उनकी रचना उर्वशी की स्पष्ट ध्वनि आ रही है। और 2 बार से हम 1972 के अंक 2 को जोड़ रहे हैं। अरे हाँ, 1972 के आखिर में 2 आता है। जी, यह कोई सामान्य वाक्य नहीं है, यह एक एकॉस्टिक एन्कोडिंग का बेहतरीन उदाहरण है। रुकिए, ये एकॉस्टिक एन्कोडिंग क्या है? क्या इसका मतलब ये है कि हम जानकारी को उसके अर्थ के बजाय उसकी आवाज के आधार पर याद रख रहे हैं? हाँ, जैसे बचपन में हमें कविताएं याद करवाई जाती थी। आपने बिल्कुल सही एनालॉजी पकड़ी है। मनोविज्ञान में जब हम नई जानकारी को उसके अर्थ से नहीं बल्कि उसकी ध्वनि से प्रोसेस करते हैं तो उसे एकॉस्टिक एन्कोडिंग कहते हैं। दिलचस्प है। वश और उर्वशी का अर्थ पूरी तरह से अलग हो सकता है, लेकिन जब आप वश बोलते हैं तो आपका दिमाग उस ध्वनि को सुनकर तुरंत उर्वशी के खाली स्थान को भर देता है। हाँ, क्या बात है। दिमाग को पूरी किताब रटने की जरूरत नहीं पड़ती, उसे बस एक साउंड ट्रिगर चाहिए होता है। ये तो बहुत ही शानदार है। मतलब हम अपनी रोजमर्रा की आध्यात्मिक आदत जैसे राम राम जपना को साहित्य के इतने बड़े नाम के साथ जोड़ रहे हैं। बिल्कुल। ये एक बहुत ही स्मार्ट हैक है। अब इसी ऐतिहासिक कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। 1978 में अज्ञे जी को उनकी रचना कितनी नावों में कितनी बार के लिए ये सम्मान मिला था। हाँ, अज्ञे जी का योगदान बहुत बड़ा है। इसे हम एक ऐतिहासिक टाइमलाइन के रूप में याद रख सकते हैं, क्योंकि अज्ञे जी ने साहित्य में प्रयोगवाद की एक नई लहर पैदा की थी। हाँ, और एक मजबूत टाइमलाइन बनाना भी स्मृति का एक हिस्सा है। 1972 की ध्वनि आधारित ट्रिक और 1978 के ऐतिहासिक महत्व के बीच एक मानसिक पुल बन जाता है। लेकिन असली जादू तब होता है जब हम ध्वनि के साथ एक बहुत ही गहरी भावना को जोड़ देते हैं। और यही हमें 1982 के उस जादुई साल तक ले जाता है दोस्तों। 1982 में महादेवी वर्मा जी को उनकी कृति यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। जी। और इसे याद रखने की ट्रिक तो सीधे दिल को छू लेती है। ट्रिक है, महान माँ होती है। महान से महादेवी और माँ से यामा। अगर हम इसे न्यूरोसाइंस के चश्मे से देखें
तो ये ट्रिक सबसे शक्तिशाली ट्रिक्स में से एक है। सच में? क्यों? क्योंकि ये सीधे तौर पर मानवीय भावनाओं का इस्तेमाल कर रही है। माँ शब्द दुनिया के सबसे मजबूत और सार्वभौमिक भावनात्मक शब्दों में से एक है। लेकिन एक बात बताइए, भावनाएं हमारी याददाश्त को इतना मजबूत कैसे बना देती हैं? महान से महादेवी और माँ से यामा, ये जुड़ाव तो आसान है, लेकिन ये हमारे दिमाग में हमेशा के लिए चिपक क्यों जाता है? इसका उत्तर हमारे विकासवाद और मस्तिष्क की संरचना में छिपा है। हमारे दिमाग में बादाम के आकार का एक छोटा सा हिस्सा होता है, जिसे एमिगडाला कहते हैं। एमिगडाला, अच्छा। हाँ, ये हमारी भावनाओं, विशेषकर डर, खुशी और प्रेम का केंद्र है। हजारों साल पहले जब इंसान जंगलों में रहता था, तो उसे हर सामान्य पेड़ पौधे को याद रखने की जरूरत नहीं थी। हाँ, वो तो बेवजह की जानकारी होती। बिल्कुल। लेकिन अगर किसी जगह पर उसे शेर दिख गया, यानी डर, या बहुत सारे मीठे फल मिल गए, यानी खुशी, तो एमिगडाला सक्रिय हो जाता था और उस याद को हमेशा के लिए लॉक कर देता था, ताकि इंसान जीवित रह सके। अरे वाह, मतलब सर्वाइवल मैकेनिज्म। एकदम सही। आज भी हमारा दिमाग उसी तरह काम करता है। माँ शब्द हमारे एमिगडाला को ट्रिगर करता है, जिससे इसके साथ जुड़ी जानकारी, यानी महादेवी वर्मा और यामा, हमेशा के लिए लॉक हो जाती है। ये सच में अविश्वसनीय है। मतलब हम जाने अनजाने में अपने आदि मानव वाले दिमाग के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके हिंदी साहित्य याद कर रहे हैं। बिल्कुल, हम उसी हार्डवेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों, हमने देखा कि कैसे गहरी भावनाएं हमारे लिए एक शॉर्टकट का काम कर सकती हैं, लेकिन अब हम भावनाओं के इस शांत दुनिया से निकलकर एक एकदम अलग और चौंकाने वाले विषय की ओर मुड़ने वाले हैं। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। क्योंकि अब हम उस सिद्धांत पर बात करेंगे जो विरोधाभास या कंट्रास्ट पर निर्भर करता है। अच्छा। हमारा दिमाग शांति और भावनाओं को तो पसंद करता ही है, लेकिन वो झटके या शॉक को भी बहुत गहराई से दर्ज करता है। और यही हमारा वो हुक है जिससे हमने इस गहन चर्चा की शुरुआत की थी। 1992 का ज्ञानपीठ पुरस्कार। हाँ, ये पुरस्कार नरेश मेहता जी को उनके संपूर्ण साहित्य के लिए दिया गया था। अब 1992 और नरेश मेहता, इस जोड़ी को याद रखने के लिए जो ट्रिक है वो आपको हैरान कर देगी। ट्रिक है हर्षद मेहता 1992 स्कैम। ये सच में एक मास्टर स्ट्रोक है। बिल्कुल। एक तरफ हिंदी साहित्य का इतना शांत, सम्मानित और बौद्धिक नाम नरेश मेहता, और दूसरी तरफ भारतीय अर्थशास्त्र और शेयर बाजार के इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे कुख्यात घोटाला हर्षद मेहता स्कैम। जो संयोग से 1992 में ही हुआ था। हाँ, बिल्कुल 1992 में। लेकिन मुझे यहाँ एक शंका है। क्या एक घोटालेबाज को एक महान साहित्यकार के साथ जोड़ना हमारे दिमाग को कंफ्यूज नहीं करेगा? मतलब दोनों का क्षेत्र बिल्कुल अलग है। सही सवाल है। कोई कैसे साहित्य पढ़ते हुए शेयर बाजार के बारे में सोच सकता है? आपका संशय एकदम सही है, लेकिन मनोविज्ञान में इसे बाइजार्डनेस इफेक्ट कहते हैं। बाइजार्डनेस इफेक्ट। हाँ, और ये कंफ्यूज करने के बजाय याददाश्त को और तेज करता है। हमारा दिमाग सामान्य उम्र रोजमर्रा की चीजों को इग्नोर करने के लिए डिजाइन किया गया है। अच्छा, कैसे? अगर आप सड़क पर एक आम कुत्ता देखते हैं, तो आप उसे अगले ही पल भूल जाएंगे। हाँ, जाहिर सी बात है। लेकिन अगर आप सड़क पर एक गुलाबी रंग का कुत्ता देखते हैं, तो आप उसे जीवन भर नहीं भूलेंगे। अरे गुलाबी कुत्ता, हाँ, वो तो मतलब हमेशा याद रहेगा। बिल्कुल। तो चूंकि ज्ञानपीठ पुरस्कार को किसी वित्तीय घोटाले से जोड़ना एक बहुत ही बेतुकी और गुलाबी कुत्ते जैसी बात है, इसलिए ये हमें तुरंत याद हो जाती है। क्या बात है। आपका दिमाग इस बेतुकेपन को प्रोसेस करने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा लगाता है। जैसे ही आप 1992 और मेहता सोचते हैं, आपके दिमाग में तुरंत हर्षद मेहता का नाम पॉपअप होता है। हाँ, क्योंकि वो सांस्कृतिक रूप से बहुत लोकप्रिय है। उस पे तो वेब सीरीज भी बनी है, फिल्में बनी है। एकदम सही कहा आपने। और फिर आपका दिमाग उस अचरज से वापस नरेश मेहता की ओर लौट आता है। ये एक परफेक्ट रिकॉल लूप है। क्या गजब की इंजीनियरिंग है हमारे दिमाग की। चलिए, इसी बिजारनेस या अजीबोगरीब चीजों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आते हैं 1999 पर। जी, 1999। 1999 में निर्मल वर्मा जी को यह पुरस्कार मिला था। और इसकी ट्रिक सुनेंगे तो आपके दिमाग में तुरंत एक दृश्य बन जाएगा। ट्रिक है 6 साल से 99 साल तक लोग निर्मल पानी पीते हैं। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि इसमें एक बहुत ही स्पष्ट दृश्य और अतिशोक्ति का बेहतरीन मिश्रण है। अतिशोक्ति मतलब एग्जैजरेशन। हाँ, बिल्कुल।
निर्मल से निर्मल वर्मा और 99 से 1999 का साल। अगर मैं इसे एक एनालॉजी दूं तो इमेजिन कीजिए आप टीवी देख रहे हैं और पानी की बोतल का एक विज्ञापन आता है। विज्ञापन में एक 6 साल का छोटा सा बच्चा और एक 99 साल के बुजुर्ग दादू दोनों एक साथ खड़े हैं। दोनों ने पानी का ग्लास पकड़ा है और कैमरे की तरफ देखकर कह रहे हैं, हम तो केवल निर्मल पानी पीते हैं। ये पूरी तरह से एक टेलीविजन कमर्शियल जैसा लगता है। और विज्ञापन एजेंसियां इसी मनोविज्ञान पर करोड़ों रुपए खर्च करती हैं। सच में? हाँ हाँ, वो ऐसी ही अतिशयोक्तिपूर्ण इमेजिनरी बनाती हैं। 6 से 99 साल की उम्र, ये एक ऐसी रेंज है जो असलियत में थोड़ी मजाकिया लगती है। हाँ, 6 से 99 साल सुनने में ही थोड़ा अजीब है। लेकिन जब हम किसी नीरस जानकारी को एक मजाकिया चित्र या एक रंगीन कहानी में बदल देते हैं तो वो हमारी मेमोरी में एक हाई डेफिनेशन वीडियो फाइल की तरह सेव हो जाती है। वीडियो फाइल की तरह। हाँ, निर्मल पानी एक बहुत ही मजबूत विजुअल एंकर बन जाता है। दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि अब आप रात को नींद से जागकर भी 1992 और 1999 के विजेताओं को नहीं भूलेंगे। लेकिन एक सवाल उठता है। जी पूछिए। अब तक हमने सिर्फ 1 साल और एक विजेता की जोड़ी बनाई। क्या हमारा दिमाग इतना सक्षम है कि वो एक ही ट्रिक या कहानी में एक से ज्यादा नाम और साल याद रख सके? क्या ये डेटा ओवरलोड नहीं होगा? यह एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। जब सूचनाओं की सूची लंबी होती है तो हमें एक अलग तकनीक की आवश्यकता होती है जिसे चंकिंग कहते हैं। चंकिंग? हाँ, चंकिंग का मतलब है अलग अलग बिखरी हुई जानकारियों के छोटे छोटे टुकड़ों को मिलाकर एक बड़ा, अर्थपूर्ण और आसानी से याद रखने योग्य समूह बना लेना। तो चलिए देखते हैं कि चंकिंग और कहानियों को ये जादू कैसे काम करता है। हम प्रवेश कर रहे हैं हमारे इस अध्ययन सत्र के आखिरी और सबसे आधुनिक दौर वाले खंड में। शुरुआत करते हैं 2005 से। जी। 2005 में कुंवर नारायण जी को ज्ञानपीठ मिला था और ट्रिक है 7 लोग 2005 से कुंवारे रह गए। दोस्तों, ये तो मुझे मोहल्ले की उन आंटियों की गपशप लग रही है जो शाम को चाय पर चर्चा करती है। और गपशप हमेशा याद रहती है। हाँ, ये तो है। इस ट्रिक में हास्य का बहुत अच्छा तड़का है। कुंवारे शब्द से कुंवर नारायण जी का नाम ध्वनि के आधार पर जुड़ जाता है और 2005 तो सीधे सीधे ट्रिक में मौजूद है ही। हास्य एक और बहुत शक्तिशाली मेमोरी टूल है। जब हम किसी बात पर हंसते हैं तो हमारे शरीर में डोपामाइन रिलीज होता है जो ध्यान और याददाश्त दोनों को बढ़ाता है। बिल्कुल। अरे भाई, वो 7 लोग तो 2005 से कुंवारे ही रह गए। ये आम बोलचाल की भाषा है जो किताबी भाषा से कोसों दूर है। बिल्कुल। अब 2009 पर आते हैं। यहाँ चुनौती सच में थोड़ी बड़ी है क्योंकि 2009 में अमरकांत जी और श्रीलाल शुक्ल जी दोनों को संयुक्त रूप से ये पुरस्कार मिला था। हाँ, जॉइंट विनर्स थे ये। दो दिग्गज लेखक और एक ही साल। इसे चंकिंग के जरिए कैसे याद रखें? ऐसे समय में हमें एक शुद्ध कहानी की जरूरत होती है। मानव सभ्यता का विकास ही कहानियों के इर्द गिर्द हुआ है। अच्छा। हमारा दिमाग डेटाबेस की तरह नहीं बल्कि एक कहानीकार की तरह काम करता है। और वो कहानी इस ट्रिक में छुपी है। 8-9 बार लाला अमर हुआ। चलिए इस छोटे से वाक्य को डिकोड करते हैं। 8-9 यानी 2009, ये तो साल हो गया। बिल्कुल। लाला से श्रीलाल शुक्ल जी का नाम आ गया और अमर से अमरकांत जी का नाम। 8-9 बार लाला अमर हुआ। अगर हम इसे व्यापक दृष्टिकोण से जोड़ें तो आप देखेंगे कि ये सिर्फ 3 शब्द नहीं है, ये एक छोटा सा नाटक है। एक नाटक? हाँ, इसमें एक बाकायदा किरदार है लाला, जो कोई साधारण इंसान नहीं है। वो 8-9 बार अमर हो रहा है। अरे हाँ। ये किसी पौराणिक कथा या फैंटेसी फिल्म के दृश्य जैसा लगता है। जब हम 3 अलग-अलग तथ्यों 2009, श्रीलाल शुक्ल, अमरकांत को इस एक कहानी के सांचे में ढाल देते हैं तो दिमाग को उसे प्रोसेस करने और स्टोर करने में बहुत कम ऊर्जा लगती है। कमाल है। चंकिंग का इससे बेहतरीन उदाहरण मिलना मुश्किल है। ये सच में दिमाग को चकरा देने वाला है कि कैसे एक लाला ने हमें 2 महान लेखकों के नाम याद करवा दिए। लेकिन दोस्तों, अब हम 2013 की बात करने वाले हैं और यहाँ हमारी चर्चा का लहजा थोड़ा गंभीर होने वाला है। जी। 2013 में केदारनाथ सिंह जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था और इसकी ट्रिक है 9 से 13 बार जाओ केदारनाथ, मतलब 2013 का हादसा। ये एक ऐसा बिंदु है जहां इतिहास और स्मृति आपस में गहराई से टकराते हैं। हाँ। 2013 में केदारनाथ में जो विनाशकारी प्राकृतिक आपदा आई थी वो हम सभी के लिए एक बहुत बड़ा सदमा थी। ये हमारे देश की सामूहिक स्मृति का एक बहुत गहरा घाव है।
या मैं आपको थोड़ा टोकना चाहूंगा। जी कहिए। क्या आपको नहीं लगता कि किसी की मौत या इतनी बड़ी राष्ट्रीय त्रासदी को महज एक याद करने की ट्रिक या टूल के रूप में इस्तेमाल करना थोड़ा असंवेदनशील है? मतलब ये नैतिक रूप से थोड़ा अजीब लगता है। आपका ये सोचना पूरी तरह से जायज और मानवीय है, और नैतिक रूप से यह बहस का विषय हो सकता है। लेकिन अगर हम विशुद्ध रूप से स्मृति विज्ञान की बात करें, तो विज्ञान ये नहीं देखता कि कोई घटना अच्छी थी या बुरी, वो सिर्फ उसका प्रभाव देखता है। अच्छा, प्रभाव। हाँ, इसे मनोविज्ञान में फ्लैश बल्ब मेमोरी कहा जाता है। फ्लैश बल्ब मेमोरी मतलब जैसे कैमरे का फ्लैश चमकता है और एक तस्वीर हमेशा के लिए छप जाती है। बिल्कुल सटीक एनालॉजी है आपकी। जब कोई घटना बहुत अधिक चौंकाने वाली या दर्दनाक होती है, तो दिमाग उस पल की एक स्पष्ट तस्वीर खींच लेता है। 2013 का साल सुनते ही हर भारतीय के दिमाग में अचानक से वो बाढ़, वो तबाही और केदारनाथ मंदिर का चित्रो भर आता है। मैं अब आपकी बात समझ पा रहा हूँ। यानी यहाँ उस गहरे सदमे को एक मनोवैज्ञानिक एंकर बना लिया गया है। 2013 और केदारनाथ, ये दोनों शब्द भारतीय जनमानस में एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। बिल्कुल सही। तो जब सवाल आता है कि 2013 का ज्ञानपीठ किसे मिला, तो दिमाग को कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। वो सीधा 2013 की सबसे बड़ी घटना केदारनाथ त्रासदी की ओर जाता है, और वहीं से हमें लेखक का नाम केदारनाथ सिंह मिल जाता है। हाँ, ये तरीका गंभीर जरूर है, लेकिन न्यूरोलॉजिकली ये बहुत ही अचूक है। सही कहा। ये इस बात का भी प्रमाण है कि ये मेमोनिक ट्रिक्स किसी बंद कमरे या शून्य में नहीं बनती। हाँ, ये हमारे आसपास के जीवन, हमारे वास्तविक इतिहास, हमारी त्रासदियों और हमारी खुशियों की नींव पर खड़ी होती हैं। क्या बात है। बहुत ही गहरी बात कही आपने। अब हम इस यात्रा के आखिरी पड़ाव यानी 2017 पर आते हैं। जी। 2017 में कृष्णा सोबती जी को यह सम्मान मिला था, और इसकी ट्रिक बहुत ही सकारात्मक और प्यारी है। 10 बार कृष्ण को बुलाओगे तो वो साथ देने आएंगे। यहाँ 7 से मतलब है 7 और 2017। यहाँ 7 शब्द का उपयोग बहुत ही चतुराई से किया गया है। 2017 आखिर में 17 आता है, और 17 की धुनी 7 से बहुत मिलती जुलती है। अरे हाँ, 17 और 7। और अगर हम भारतीय संस्कृति की बात करें, तो भगवान कृष्ण का अपने भक्तों का साथ देने का तो पूरा इतिहास ही है, चाहे वो महाभारत हो या कोई और कथा। बिल्कुल। तो जब आप कृष्ण यानी कृष्णा सोबती को बुलाते हैं, तो वो 7 यानी 17 और 2017 देने जरूर आते हैं। एक बार फिर से धुनी और सांस्कृतिक आस्था का क्या बेहतरीन संगम किया गया है। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके साथ एक सकारात्मक और भरोसेमंद भावना जुड़ी है, जिसे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कहते हैं। अच्छा। हमारा दिमाग डरावनी चीजों को तो याद रखता ही है। मैं चाहूंगी जी जरूर। यह सोचने वाली बात है कि क्या ये शॉर्टकट ट्रिक्स हमें इन महान लेखकों की रचनाओं को गहराई से पढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं, या हम केवल पुरस्कार के वर्ष और लेखक के नाम तक ही सीमित रह जाते हैं। आज की इस गहन चर्चा में आपका ध्यान कितना केंद्रित था? हमें कमेंट्स में लिखकर बताइए कि 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किस महान लेखिका को मिला था, और उसे याद रखने की वो शानदार भावनात्मक ट्रिक क्या थी। मुझे यकीन है कि एमिगडाला को ट्रिगर करने वाली वो भावनात्मक ट्रिक हमारे किसी भी श्रोता को आसानी से नहीं भूलेगी। बिल्कुल। दोस्तों, अगर आपको हमारे दिमाग को हैक करने वाली ये जादुई ट्रिक्स पसंद आई, और आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही जटिल विषयों को आपके लिए मजेदार और आसान बनाते रहें, तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, जरूर करें। यह हमें आपके लिए और भी बेहतरीन सामग्री खोजने के लिए प्रेरित करता है। और हाँ, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि हमारे अगले वीडियो का इंतजार करें, जो साहित्य पर ही आधारित होगा, जिसमें हम ऐसे ही और भी कई शानदार ट्रिक्स और उनके पीछे का विज्ञान लेकर आएंगे। तब तक के लिए साहित्य पढ़ते रहिए, सवाल पूछते रहिए और सीखते रहिए। नमस्कार। नमस्कार।